हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं वर्ण विचार पार्ट 2 में आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेते हैं। महेश शब्द में 3 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, म, हे और स, पर वास्तव में इनमें 6 ध्वनियाँ हैं। देखिए म में भी 2 ध्वनियाँ हैं, फिर हे में 2 है और स में 2 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रत्येक ध्वनियों को के 2 टुकड़ों में बनी है, यानी प्रत्येक ध्वनियाँ जो है 2 टुकड़े किए गए हैं। इस तरीके से ये बताया गया है। यानी अगर महेश में आप समझते हैं कि 3 ध्वनियाँ हैं तो गलत है। इनमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 6 ध्वनियाँ हैं। अब ये 3 को 6 में बदला जा सकता है, ठीक है ना। इनमें वास्तविक में 6 ध्वनियाँ हैं, पर अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, अब इनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसको जब हम मूल रूप में लिखते हैं तो इसको वर्ण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बताया गया है? भाषा का निर्माण भी वर्णों, शब्दों और वाक्यों के संयोग से होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर वर्ण के बारे में क्या बताया गया है कि वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले वर्ण होते हैं, फिर शब्द बनते हैं और फिर वाक्य बनते हैं। यहाँ देख लेते हैं, परिभाषा दी गई है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो आप ये जान गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ये जिसके अब अधिक टुकड़े ना हो सके वो वर्ण। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह होता है, यानी जो वर्ण लिखे होते हैं वो निश्चित चिन्ह के रूप में दर्शाए जाते हैं, और सभी वर्ण को मिलाकर क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। अब यहाँ पर देखिए वर्णमाला के भेद बताए गए हैं। यहाँ क्या बताया गया है? वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी ये जरूरी है कि जो हम वर्ण लिख रहे हैं उसका जो क्रम है वो निर्धारित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी वर्ण कहीं भी आप ला के रख दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बताया गया है वर्णों के भेद। तो वर्णों के 2 भेद बताए गए हैं। पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है कि इनके कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें कितने वर्ण होते हैं? इनमें 52 वर्ण होते हैं। आयोग व संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियां और ड़ ढ़ भी वर्णमाला का ही भाग हैं। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें भी वर्णमाला के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है स्वर। सबसे पहले किसको बताया गया है? स्वर। तो ये जो अ से अ तक हैं ये कितने हैं? 11 हैं। ये 11 स्वर बताए गए हैं। उसके बाद फिर आता है व्यंजन। तो व्यंजन में क्या बताया गया है? देखिए व्यंजन में बताया गया है क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5। प वर्ग के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। फिर आता है द्विगुण व्यंजन। देखिए इसके नीचे बिंदी रखी हुई है ना, ये ड ढ यहाँ पे लिखे गए हैं, ड ढ। अब बिंदी रख दी गई तो ये क्या हो गए? द्विगुण व्यंजन। इसको कैसे पढ़ेंगे? ड़ ढ़। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। फिर आगत व्यंजन। आगत व्यंजन यानी जो दूसरी भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा में आए हैं वो कौन से व्यंजन कहलाएंगे? वो आगत व्यंजन कहलाएंगे। तो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इस तरीके से यहाँ सभी को जोड़ा गया है, यानी ये व्यंजन कितने हैं? 41। ठीक, और ये 41 व्यंजन है, ये 11 स्वर हैं। इनको और इनको जोड़ने में कितने हो जाएंगे? कुल 52। तो कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। आगे स्वर के भेद देख लीजिए। तो यहाँ स्वर के भेद बताए गए हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे कम समय में बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर इनसे दुगना समय लगता है, और लुप्त स्वर इससे तिगुना समय लगता है। ठीक है ना, इससे तिगुना, यानी ह्रस्व स्वर से दुगुना समय दीर्घ स्वर बोलने में, और दीर्घ स्वर से भी 1 गुना और जोड़ दें, यानी इससे तिगुना समय किसमें लगता है?
लुप्त स्वर में। ठीक, तो यहाँ ह्रस्व स्वर के उदाहरण दिए गए हैं। ह्रस्व स्वर के 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, फिर दीर्घ स्वर बताया गया है, फिर उसी तरीके से लुप्त स्वर बताया गया है। ठीक है, इसको ऐसे इस तरीके से 5 के आकार या 3 के आकार, हिंदी के 3 के आकार का भी बनाते हैं और ऐसे 5 के आकार का भी बनाते हैं। ये लुप्त स्वर है। ठीक, आगे दिया गया है अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या बताया गया है कि इसका उच्चारण किससे करते हैं? नाक से करते हैं, फिर इनकी तरह बोला जाता है। उसको उदाहरण भी दिया गया है। देखिए, अनुस्वार के बारे में क्या बताया गया है कि अनुस्वार में कैसा होता है, एक लाइन के ऊपर बिंदी होती है, सभी में इनमें ऊपर की ओर बिंदी रखी हुई है। तो आप तुरंत समझ जाइए, जिस भी शब्द में ऊपर बिंदी रखी है वो कौन से हैं? अनुस्वार के उदाहरण हैं। अब इनमें क्या बताया गया है? इनका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर, इनके स्थान पर किया जाता है। जहां पर ये सारी चीजें, 5 अक्षर आ रहे हैं, वर्ण आ रहे हैं, तो इनकी जगह पर हम इसका बिंदी का प्रयोग करते हैं, यानी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। फिर अनुनासिक आता है। बिंदी के नीचे एक चंद्रमा हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है? चंद्रबिंदु। इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। ये अनुस्वार और ये अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? इसको नाक की सहायता से बोलते हैं अनुस्वार को। अनुनासिक को नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोलते हैं। इसके उदाहरण आप किसी भी शब्द के ऊपर अगर चंद्रबिंदी देखते हैं, ये समझ जाइए अनुस्वार के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग को देख लेते हैं। तो विसर्ग में क्या होता है? ये इस तरीके से बिंदी रखी जाती है। ये देखिए यहाँ पर दिखा है ना, प्रातः, पुनः, अतः। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, ये बताया गया है कि संस्कृत के तत्सम शब्द से इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। ये बताया गया है कि इसका प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। यानी जो संस्कृत शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, उनमें इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, पर हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान आता है। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, प्रातः, पुनः, अतः, यानी उच्चारण ह के समान होगा। उसके बाद आता है आगत ध्वनियाँ, यानी इसके अतिरिक्त एक आगत ध्वनियाँ भी है। इस तरीके से ये कहाँ से आई है? ये अंग्रेजी से हिंदी में आई है। जैसे हॉकी, टॉफी, कॉपी, कॉफी। तो इस तरीके से ये आगत ध्वनियाँ हैं। तो आपको याद रखना है कि अनुस्वार यानी एक बिंदी, अनुनासिक चंद्रबिंदी, विसर्ग 2 बिंदियाँ पीछे की ओर यहाँ, और फिर आगत ऐसे ऊपर चंद्रमा, खाली चंद्रमा, यानी आगत ध्वनि। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मात्रा। ठीक है ना, तो मात्राओं को देखेंगे आज हम। मात्राएं वही हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से स्वर होते हैं और इस तरीके से इनकी मात्राएं होती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती, फिर आ की मात्रा ये हो गई, ई ये मात्रा, ई ये मात्रा, उ ये मात्रा, ऊ ये मात्रा, री की ये मात्रा है, आय की ये मात्रा है, ओ ए, सॉरी यहाँ पर ए है, री के बाद ए, ये ए की मात्रा, आय ये आय की मात्रा, ओ ये ओ की मात्रा, औ ये औ की मात्रा। यानी 11 जो स्वर होते हैं उन सभी की मात्रा यहाँ पर बताई गई है। सिर्फ अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। आगे हम देख लेते हैं, व्यंजन के बारे में बताया गया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या बताया है? जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख के भीतरी भाग में कहीं ना कहीं टकराती है। यानी जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है? मुख के अंदर कहीं ना कहीं वह वायु टकराती है, अर्थात आवाज स्वतंत्र रूप से नहीं निकलती। जो स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं वो स्वर होती हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन कहीं ना कहीं टकरा कर निकलते हैं।
आगे अब व्यंजन के भेद बताए गए हैं। तो देखिए व्यंजन के क्या भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर बताया गया है स्पर्श व्यंजन के में 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये व्यंजन जब मुख से देखिए इनकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी अवयव को छूकर अर्थात स्पर्श करके बाहर आती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25। तो ये जो यहाँ से है क से प तक के जितने भी वर्ग हैं ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर सब में हलंत लगी हुई है, अर्थात इनमें सब में क्या है, स्वर का अभाव है। जब इनमें अ स्वर जुड़ जाएगा तो सबकी हलंत हट जाएगी और कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ हलंत हटा देंगे, अ स्वर जोड़ देंगे। अ स्वर जुड़ा है मतलब हलंत हट जाएगी। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन में क्या बताया गया है, जब व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के भीतर किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन है य, र, ल, व। क्या बताया गया है कि जब ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जिह्वा मुख के किसी भाग से न स्पर्श करे वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाएगी। आगे आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये है श, स, ह। क्या होता है, इनको बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आइए देख लेते हैं उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद। तो यहाँ पर बताया गया है अल्प प्राण यानी जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है वह क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। यहाँ पर अल्प प्राण के अंतर्गत क्या बताया गया है कि तीसरा पांचवा वर्ण, ठीक है ना, यहाँ पर बताया गया है हर वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। जो जितने भी वर्ण हैं उनमें से तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। उसके साथ साथ अंतःस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्यों, अल्प प्राण का मतलब ये होता है बोलने में बहुत कम समय लगे, और दूसरी ओर होते हैं महाप्राण जिसमें क्या है, अधिक समय लगता है बोलने में, ठीक है, इनको बोलने में अधिक समय लगता है और अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, जब पहला, तीसरा और पांचवा चले गए तो कौन से बचे, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने क और च वर्ग को देखा था, अब यहाँ से ट से उस व्यंजन तक बताए गए हैं, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ संयुक्त व्यंजन को बता दिया गया है कि दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक है ना, दो व्यंजनों के मेल से मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, हो गया। तो वही चीज़ है, यहाँ पर दो व्यंजनों का मेल हुआ और संयुक्त व्यंजन बने। तो हमको ये याद रखना है कि कौन कौन से व्यंजनों के मेल से कौन सा व्यंजन तैयार होता है। फिर उसके बाद है नीचे द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन में क्या बताया गया है कि द्वित्व व्यंजन में यही है जब एक ही व्यंजन का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ पर चक्की, पक्का, लल्ला, यानी द्वित्व व्यंजन का मतलब है वही व्यंजन दो बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे क दो बार आ रहा है, इसमें पहले वाले में स्वर का भाव है, यहाँ क दो बार आ रहा है, यहाँ पहले वाले में स्वर का भाव है, यहाँ ला दो बार आ रहा है, यहाँ ला में पहले वाले में स्वर का भाव है। तो इस प्रकार से द्वित्व व्यंजन होते हैं। आगे हम देख लेते हैं वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद को आप ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, जब कोई शब्द लिखा होता है उसको हम कितने भागों में, जब सबसे पहले हमने पाठ की शुरुआत की है तो हमने वहाँ पर यही चीज़ देखी थी। तो यहाँ एक बार और उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि
एक शब्द लिखा है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जैसे फल 2 दिख रहे हैं ना, 2 भागों में बांट दिए। नहीं, इसमें एक व्यंजन है और एक स्वर जुड़ा हुआ है, इसमें एक व्यंजन है एक स्वर जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे हलंत लगी होती है वह आधा होता है और एक स्वर जुड़ने से वह उसकी हलंत हट जाती है और वो पूरा हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर फल, फल में 4 व्यंजन, मटर, मटर फल में कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। जब इनको बोलेंगे तो ध्वनियाँ हो जाएंगी, तो ये 4 ध्वनियाँ हैं। फिर मटर में 6 ध्वनियाँ हैं, मौसी में 4 ध्वनियाँ हैं, कमरा में 6 ध्वनियाँ हैं। इसमें प्यासा, प्यासा में कितनी ध्वनियाँ हैं, 5 ध्वनियाँ हैं, क्योंकि प में जो प लिखा है ना, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये प ही रहेगा और इसमें दोनों में स्वर जुड़े हुए हैं, तो प्यासा हो जाएगा। इसमें 5 ध्वनियाँ, इसमें 6। इस तरीके से आज का हमारा ये जो पार्ट है वो पूरा का अच्छे से पूरा हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। कुछ खाली स्थान है, कुछ और सारी चीज़ें हैं, प्रश्न उत्तर है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक खाली स्थान दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको खाली जगह पर कितने वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या लिखनी है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी आपको खाली स्थानों में इनको लिखना है। आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपसे बन जाएगा, नहीं बन रहा है तो आप वीडियो रिपीट करके फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं ये जो वर्ण, इन वर्णों को लिखना है, कौन से स्पर्श हैं, कौन से अंतस्थ हैं और कौन से ऊष्म हैं। उनको सबको अलग अलग जो बॉक्स बने हैं इनमें फिल करना, भर देना है, लिख देना है। उसके बाद आता है 4 शब्द लिखने हैं आपको यहाँ पर, द्वितीय व्यंजन के, अनुस्वार के और अनुनासिक के, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अभी जस्ट पहले मैंने जब प्रश्न शुरू हुए हैं खाली स्थान, उसके पहले मैंने बताया है कि किसमें कितनी ध्वनियाँ हैं। इनको वर्ण विच्छेद आपके इस प्रकार से करेंगे, जिसमें मैं बता देती हूँ। यहाँ लिखा है मेला, तो म धन ए धन ल धन आ, मेला। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न उत्तर भी आप लिख दीजिएगा। स्पर्श ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट हो गई। आज का जो पार्ट था वो यहीं तक था। तो आज की जानकारी पूरी हुई। आगे की जानकारी अगले वीडियो में, जो भी चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझे बताना चाहते हैं या कोई आपकी शिकायत है, जो कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।